हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीटेट मैथ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप सभी भाई ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है भाई। अपने साथ कॉपी पेन और रखे रहिएगा और मेरे साथ सॉल्व करते चलिएगा प्रश्नों को, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से 30 तक 5 के गुर्जों का योगफल बताना है प्लस 24 और 40 का एचसीएफ में से फिर क्या घटाना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसके बराबर होगी हमें ये बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सवाल को क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 15 से 30 तक के 5 के गुर्जों का योगफल, मतलब 15 से लेकर 30 तक की कितने ऐसे संख्याएं हैं जो 5 के क्या है मल्टीपल है। तो कौन कौन से वो संख्याएं होंगी जो 5 के मल्टीपल होगी। तो 15 खुद होगा, 15 होगा, फिर 20 हो जाएगा हमारे पास, फिर 25 होगा और कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 5 के क्या है मल्टीपल है। और फिर कह रहा है इनका क्या करना है हमें सम। तो हम सबको क्या कर लेते हैं ऐड कर देते हैं। एक सेकेंड भाई, इन सबको हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा था प्लस, फिर क्या करना है उसमें प्लस का सिंबल, तो हम भी प्लस का सिंबल लगा देते हैं। 24 और 40 का क्या निकालना है हमें एचसीएफ। 24 और 40 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हमें ऐसी संख्याएं बतानी होती है, बड़ी से बड़ी वो संख्या बतानी होती है जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, या फिर जो दोनों को कट कर दे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 8 होगी। 8 तरीके 24 और 8 पचे 40। तो कहीं ना कहीं एचसीएफ कितना निकल कर आया 8। 24 और 40 का एचसीएफ कितना निकल कर आया 8। तो कहीं ना कहीं फिर हमें क्या करना था एचसीएफ को ऐड करना था, हमने एचसीएफ निकाल लिया। फिर कह रहा है माइनस करना, हमें क्या करना है माइनस करना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भैया 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। बस इसे आप सॉल्व कर लो। आप 15 में 20 जोड़ेंगे 35, 35 में 25 जोड़ेंगे 60, 60 में 30 जोड़ेंगे 90, 90 में 8 जोड़ेंगे 98 और 98 में से 2 घटा दे तो कितना निकल कर आ जाएगा 96। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। फिर से एक बार सुनिएगा, 15 से 25 तक के 5 के मल्टीपल देखने थे तो 15, 20, 25, 30 ये हमारे मल्टीपल होंगे। 24 और 40 का क्या करना था एचसीएफ। तो 24 और 40 का एचसीएफ कितना निकल कर आया 8। तो हमने एचसीएफ निकाला 8 और सबके बीच में सिंबल, इन दोनों के बीच में सिंबल किसका था प्लस का, तो हमने प्लस कर दिया। फिर माइनस करना था सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि कितनी है 2 है। फिर इनको हम क्या कर दिए सॉल्व कर दिए भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 में क्या जोड़ दे कि हमें क्या मिल जाए 7 मिल जाए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 6 था हमारे पास, उसमें 6 के बाद आप दशमलव लगा लो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रहा है 0.6 को जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और बाकी आगे अंक लिख लेते हैं और इसके पीछे क्या था 0 था। फिर कह रहा है 0.06 तो दशमलव के नीचे 0 लिखते हैं, दशमलव के आगे 0 था 0, फिर उसके पीछे क्या था 0 और 6 था, इसके पीछे आप 0 लगा भी सकते हैं। फिर कह रहा है 0.006 दशमलव के नीचे 0 और इसके पीछे कितने 0 थे, इसके पीछे 3 अंक थे और इधर आप 0 लगा भी सकते हो। इनको हमें क्या करना है ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, 6, 6 और ये हो जाएगा 6। तो कहीं ना कहीं आया 6.666। कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें, इस वाले संख्या में हम क्या जोड़ दें कि क्या प्राप्त हो हमें 7 प्राप्त हो। पक्षांतर करना आप जानते ही होंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर हम कर देते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा x पर हमारा निकल कर आएगा 7 माइनस इधर है प्लस का सिंबल, इधर आएगा तो माइनस। तो ये हो जाएगा 6.666। इससे आप घटा दो तो ये हो जाएगा हमारा कितना निकल कर आएगा। इसे आप ऐसे भी घटा सकते हो 0. ये हो जाएगा 10 में से 6 जाए 4 और वो हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाए 3 और 9 में से 6 जाए 3। तो कहीं ना कितना निकल कर आ जाएगा 0.334। कितना निकल कर आ जाएगा भाई 0.334 निकल कर आ जाएगा। कितने भाई समझ नहीं पाए होंगे कैसे हमने घटा। इधर देखिएगा हमें घटाना किस में से था भाई 7 में से। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 7.00 लिख सकते हैं, 3 अंक तक लिख लेते हैं, फिर भी 7 ही पड़ा जाएगा। घटाना किससे था 6.666 से। 10 से 6 जाएगा तो 4, 9 से 6 जाएगा 3, 9 से 6 जाएगा 3 दशमलव, इधर कुछ भी ना बचा तो 0। तो फिर भी क्या निकल कर रहा है 0.334। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा भाई, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे 5 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है 60 दिया गया है। यदि अगली दो सम संख्या उसमें जोड़ दी जाए
तो योगफल क्या होगा हमें ये बताना है। तो अब देखिएगा 5 क्रमागत सम संख्याएं पता करना है जिनका योगफल कितना है 60 है। तो पहले हम पता कर लेते हैं वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, या तो आप सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसे हम करके दिखाते हैं। तो पहले हम बीच का संख्या पता कर लेते हैं। बीच का संख्या पता करने के लिए 60 में 5 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो बीच वाली संख्या कितना निकल कर आ जाएगी 12। इसके पीछे 2 संख्याएं होंगी, इसके आगे 2 संख्याएं होंगी, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 8। कहीं ना कहीं 5 क्रमागत सम संख्या ये रही होंगी, ठीक है, जिनका योगफल कितना निकल कर आ गया 60। फिर क्या इसमें अगली 2 संख्याएं 2 सम संख्याएं जोड़नी है, तो अगली 2 सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 18 और 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है इनका योगफल क्या होगा। आपको पता है यहाँ तक का सम कितना दिया गया था 60 और इसमें हमें क्या जोड़ देना है 38। तो 60 में अगर हम 38 जोड़ दें तो कितना निकल कर आ जाएगा भैया 98। कितना निकल कर आ जाएगा 98। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। कितने भाई समझ ना पाए होंगे तो दूसरे रूल से देखिएगा। कह रहे 5 क्रमागत सम संख्याएं ले लेती हैं, तो हम मान लेते हैं पहला x होगा, सम संख्याएं लेनी है तो 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अगला सम संख्या क्या होगा x + 2, अगला क्या होगा x + 4, अगला क्या होगा x + 6 और इसके जस्ट अगला क्या होगा x + 8। इन सभी का सम कितना दिया गया था हमें, इन सभी का सम हमें कितना दिया गया है 60। x की वैल्यू यहाँ से आप पता करो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5x, 2 4 6 6 12 और 8 20, तो ये हो जाएगा 20 बराबर किसके 60 के। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा भाई, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, 60 - 20 40, तो इधर हो जाएगा x बराबर कितना निकल कर आया 8। तो कहीं ना कहीं पहली संख्या कितनी निकल कर आई 8, दूसरी कितना आ जाएगी 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, बात वही हो जाएगी। 8 में 4 जोड़ेंगे तो फिर भी 12, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक यही बात हो गई ना, 8 10 12 14 16। इधर हम लिख देते हैं ये 4-5 संख्याएं कौन कौन सी निकल कर आ जाएंगी 8 10 12 14 और 16। फिर कह रहा था इसके अगली 2 संख्याएं, इसके आगे 2 सम संख्याएं लेनी थी, तो ले लेते हैं कौन कौन सी हो जाएंगे 18 और 20। इन सब का सम कितना निकल कर आ गया 98। इन सब का फिर भी सम कितना निकल कर आया 98। ये डिटेल में था और ये हमारा क्या था डायरेक्ट था भाई, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है स्केल पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 6 10 तथा 12 के पैकेट में। कह रहा है एक पैकेट में स्केल 6 है, पेंसिल 10 है और रबड़ 12 एक पैकेट में, ठीक है। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है, एक दुकानदार चाहता है कि जितने स्केल हो उतने ही पेंसिल और उतने ही हमारे पास क्या हो रबड़ हो, ठीक है, तो उसे स्केल पेंसिल तथा रबड़ के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। वो कह रहा है एक पैकेट में 6 10 12 स्केल पेंसिल तथा रबड़ थे, वो कितने कितने पैकेट खरीदे जिससे कि तीनों वस्तुएं क्या हो जाए बराबर होंगे। ऑप्शन से याद देखिए 6 एक पैकेट में 6, अगर 9 पैकेट खरीदो तो 9 छक्का 54, कितना हो जाएगा भाई इधर देखिए ये हो जाएगा 54 स्केल हो जाएंगे। 10 एक पैकेट में 10 है तो 7 पैकेट खरीदे तो 70 हो जाएंगे, और एक पैकेट में 12 है 5 खरीदे तो 12 बचे 60 हो जाएंगे। क्या ये तीनों बराबर आए हैं? आप देखिए 54 70 60 बराबर हैं, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा गलत होगा। आइए ऑप्शन नंबर नीचे को देख लेते हैं, इसको ऐसे ही कर लेंगे। इसको देखिए 8 6 48, 8 10 पे 80 और 12 8 96, तीनों बराबर नहीं है। इसको देखते हैं 6 10 पे 60, तो ये हो जाएगा 60, 10 का 6 में गुणा करेंगे तो फिर भी कितना निकल कर आया 60, और 12 का 5 में फिर भी गुणा करेंगे तो कितना आया 60। तो कहीं ना कहीं 6 10 एक पैकेट में 6 थे 10 थे 12 थे, तो कितने कितने पैकेट खरीदने होंगे 10 6 और 5 पैकेट खरीदने होंगे, जिससे दुकानदार को तीनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी बराबर बराबर हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी माँ ने उसे 300 रुपये दिए, ठीक है भाई। उसने उस धनराशि से 1/4 अपने भाई को दे दी, बची हुई राशि का 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दी, बची हुई धनराशि अपने पास रख ली। शिवानी के पास कुल कितने रुपए बचे हमें ये बताना है। देखिएगा भाई, शिवानी को उसकी मम्मी ने कितना दिया था भाई 300 रुपये, शिवानी को उसकी माँ ने कितना दिया था
300 रुपये। उसने 1/4 किसको दे दी? अपने भाई को। कितना दे दी भाई? 1/4 दे दी। 300 का 1/4 करें तो कितना होगा? 4 7 28 और 4 5 20। कहीं ना कहीं उसके भाई ने कितना रुपये ले लिया उससे? कहीं ना कहीं उसके भाई ने शिवानी से कितना रुपये ले लिए? 75 रुपये। कितने रुपये ले लिए भैया? 75 रुपये। बचे अब शिवानी के पास कितना? 75 घटा देते तो ये हो जाएगा 225। ये कितना निकल कर आ जाएगा भाई? 225। शिवानी के पास अब कितने रुपए बचे? 225 रुपये। उस 225 में से भी उसने क्या कर दिया? 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दिया। तो 1/3 उसने किसको दे दी? अपनी छोटी बहन को। तो देखा जाए तो छोटी बहन को 1/3, 225 का 1/3 करेंगे तो 3 7 21, 3 5 15। तो कहीं ना कहीं 75 रुपये किसको दे दिए? अपने छोटे। ये किसको दिए भाई? ये दे दिए अपने भाई को। और शिवानी ने ये किसको दे दिया? अपने बहन को। 300 रुपये थे टोटल, 1/4 अपने भाई को दी। कहीं ना कहीं 75 रुपये अपने भाई को दे दी तो बचा कितना? 225। 225 में से 1/3 अपने बहन को दे दी तो बचा कितना? 150 रुपये। तो कहीं ना कहीं शिवानी के पास अब कितने रुपये रह गए होंगे? 150 रुपये रहे होंगे। शिवानी के पास अब कुल कितने रुपये बचे होंगे? 150 रुपये बचे होंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राघव निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है। ठीक है, मूल्य तथा वांछित मात्राएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, दूध, दही, आम, केले, इन सब का प्राइस दिया है और इनकी क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, यदि उसके पास 190 रुपये हैं तो निम्न कथनों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना भाई। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा सवाल को। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर 1 सेकंड सवाल को देखिएगा, तब तक पढ़िएगा 1 सेकंड। ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दूध जो है 50 रुपये प्रति लीटर है। 1 लीटर का मूल्य कितना है? दूध का 50 रुपये। 1 केजी अगर दही खरीदे तो कितना देना होगा? 80 रुपये। 1 केजी आम का मूल्य 60 रुपये और 1 केले का मूल्य दिया है 4 रुपये और इतने इतने क्वांटिटी में ये चीज़ें खरीद रहा है। ठीक है, चलते हैं पहले देखते हैं क्या उसने कुल कितना खर्च किया वो पता कर लेते हैं। 1 लीटर दूध खरीदा और प्रति लीटर दूध का मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो 1 लीटर खरीदा होगा तो कितने रुपया दिया होगा? 85 रुपया दिया होगा। 1 लीटर दूध का मूल्य 50 रुपये है तो 1 लीटर खरीदा तो 85 रुपया दिया होगा भैया। ठीक है, 1 केजी दही का मूल्य कितना था? 80 रुपये। तो 250 ग्राम खरीदा, या फिर आप बोल सकते 1 पाव। 1 किलो 80 रुपये मिलता है तो 250 पाव, या फिर बोल सकते 1 पाव कितने में मिला होगा? 20 रुपये में। तो ये हो जाएगा हमारा 20। ना समझ में आए तो देखिएगा भैया, इधर देखिएगा। दही कितने में था? 80 रुपये प्रति केजी, या हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1000 ग्राम वो दही कितने में खरीद रहा है? 80 रुपये में। तो 1 ग्राम कितने में खरीदेगा? 1 ग्राम खरीदेगा 80 बटा में 1000 होगा, ये हो जाएगा 1 ग्राम का हमारा। ठीक है, हमें बताना कितना है, खरीद कितना रहा है? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 250 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 बटा में 1000। इसे आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 4 बार में कटेगा और इसको हम काटेंगे तो 20। तो कहीं ना कहीं 250 ग्राम कितने रुपए मिलेगा? 20 रुपये में। बात समझ में आ गई? ऐसे ही हमने किया। तो कह रहे देखिएगा 1 किलो 80 रुपये में तो 1 पाव 20 रुपये में होगा। वैसे इसको देखिएगा 1 किलो आम 60 रुपये में तो 1.5 किलो, 1 किलो 60 रुपये में और आधा किलो 30 रुपये में। तो कहीं ना कहीं उसे टोटल कुल कितने रुपए देने होंगे आम के लिए? 90 रुपये देने पड़ेंगे। 1 केले का मूल्य कितना है? 4 रुपये। तो आधा दर्जन, आधा दर्जन का मीन्स क्या होता है? 6 केले। 1 केला 4 रुपये का तो 6 केले 24 रुपये में। तो ये हो जाएगा 24 रुपये। उसने ये टोटल खर्च किया। तो पता करते हैं टोटल खर्च कितना किया उसने। 50, 20, 70 और 90, 160। 160 में जोड़ दिया 24 तो 184। तो देखा जाए उसके पास कुल कितने रुपए थे? 190 रुपये थे, जिसमें उसने खर्च कितना किया? 184 रुपये। तो बचा कितना? शेष उसके पास 6 रुपये। बचा कितना उसके पास भाई? 6 रुपये। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्या आ रहा था, नीचे से देखते हैं। उसके पास 4 रुपये शेष बचेंगे। आप बता उसके पास टोटल कितने थे भाई? इधर देखिएगा, उसके पास टोटल कितने थे? 190 रुपये। उसके पास थे कितने? 190 रुपये। खर्च कितना किया है? 184 रुपये। तो बचा कितना? 6 रुपये। बचा कितना भाई? 6 रुपये। और ये क्या कह रहा है कि 4 रुपये शेष बचे। क्या 4 रुपये शेष बचे? नहीं, 6 ही रुपये बचे थे। अगला देखिएगा, उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वो 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। कह रहा है उसके पास जो रुपये बचा है क्या उससे अभी भी वो 75 ग्राम दही खरीद सकता है? तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि 75 ग्राम अभी भी दही खरीद सकता है या
नहीं, इधर हम रब कर देते हैं भाई, ठीक है। देखिएगा इसको, एक सेकेंड, इसको हम रब कर देते हैं। इधर तो समझ गए होंगे। एक सेकेंड भाई, क्या हो रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा है, ठीक है। देखिएगा 6 रुपये में क्या वो 75 ग्राम दही खरीद सकता है, हमें ये पता कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इधर रब करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दही क्या किस रेट से मिल रहा है, 1000 ग्राम मिल रहा है, 1000 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। कितने रुपए में, 80 रुपये में, ठीक। तो 1 ग्राम कितने में मिलेगा, 80 बटा में 1000, ये हो जाएगा 80 बटा में 1000। हमें लेना कितना, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं भाई, इसको 80 रुपये से करके देखते हैं, नहीं तो आपको उल्टा हो जाएगा, तो आप कहोगे सारे उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। इसको देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। देखिएगा 80 रुपये में कितना खरीद रहा है वो, 1000 ग्राम। 80 रुपये में वो कितना खरीद रहा है, 1000 ग्राम। तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा वो, तो आप कहोगे सर 1000 बटा में 80 रुपये, ये हो जाएगा 1 रुपये में। हमें बताना कितने रुपए में, 6 रुपये में। तो हम देखते हैं 6 रुपये में, सॉल्व करिएगा। ये हो जाएगा 20 चौका 80, और ये हो जाएगा 20 50 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे 2, और इसको कट करेंगे तो 25, और इसको हम कट करें तो 3। तो बचा क्या हमारे पास, 25 गुणे 3 बचा हमारे पास क्या भाई, 25 गुणे और 3, 25 3 75 ग्राम। तो कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो वो 6 रुपये में कितना खरीद ला रहा है दही, 75 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। जो शेष रुपए उसके पास बचे उससे अभी भी वो दही कितना खरीद रहा है, 75 ग्राम खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है भाई, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। देखिएगा एक समकोण में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90। तो 3 में 9 3 27 270, भैया एक समकोण में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90। तो 3 में कितना होना चाहिए, 3 गुणे 90 करेंगे ना, तो 9 3 27 कितना होना चाहिए, 270 होना चाहिए। होना कितना चाहिए भाई, 270 होना चाहिए, जबकि ये दिया कितना है 300। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए हमारा क्या है, गलत है। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है। इधर देखिएगा 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 को हम भिन्न में लिखते हैं। तो 3 दूना के 5 और 1, सॉरी 3 दूना के 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 7/2। कितना निकल कर आया, ये हमारा हो जाएगा 7/2। समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है 90। तो इसको हम 90 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये कट होगा, तो ये हो जाएगा 45, और 45 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 5 35, और 7 चौको 28 और 3 15। तो ये हो जाएगा 315 डिग्री। तो कहीं ना कहीं 3 सही 1/2 में कितने समकोण बनेंगे, 315 डिग्री के समकोण बनेंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या है भाई, सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। अब देखिए 2 समकोण, एक समकोण में 90, तो 2 समकोण में कितना होना चाहिए 180, जबकि दिया है कितना 190, ऐसे ही गलत है। इसको देखिएगा 2 सही 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं। 2 समकोण का 180 और आधा, आधा का मतलब 45, 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 225, जबकि ये दिया कितना 215। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। समझ गए होंगे। अगला देखिएगा प्रश्न, निम्न कथनों में से हमें बताना है कौन सा नहीं होगा, ठीक है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिएगा कह रहा है समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय यही होता है ना, ट्रिपलेट क्या होते हैं हमारे, ये हमारा क्या होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, इसमें से कोई एक लंब होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार होगा भाई, ठीक है। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय या ट्रिपलेट क्या बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। बस इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा तो सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारे पास 17, और 17 का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होना चाहिए, दोनों छोटे भुजाएं हैं उनके वर्ग के सम के क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इनका जो छोटी भुजाओं का स्क्वायर कर लेते हैं, और फिर उनका हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, 15 का करेंगे तो 225, और 8 का करेंगे तो कितना होगा 64, 5 4 इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 289, 289। ये कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारा क्या है, सही है। जबकि हमको बताना क्या है कौन सा सही नहीं है। 225 में जोड़ेंगे 64, 289 आ जाएगा, तो ये तो सही होगा। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये तो हमारा भी फिलहाल सही है। इसको देखते हैं 6 8 10 को, इस वाले को हम इधर देखते हैं, ठीक है।
ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिएगा भाई, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100। दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और इनका फिर क्या कर लेते हैं सम, फिर भी क्या है बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा क्या है सही है। सी वाले को देखते हैं यहाँ पे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। तो कहीं ना कहीं इनका स्क्वायर देखा जाए, इनके स्क्वायर का सम 49 और इधर क्या है 36। 36 क्या 49 के बराबर होता है? 36 क्या 49 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन कौन सा हमारा गलत है? ऑप्शन सी हमारा क्या है भाई गलत है। तो इसमें सही, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। इस प्रश्न का रफ कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सममिति होती है? घूर्णन सममिति का मतलब होता है अंग्रेजी अल्फाबेट में कौन कौन से अक्षर हैं जिनको घुमाने पे वो पहले जैसे ही दिखाई देंगे। वो कौन कौन से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट हैं, वो कौन कौन से अंग्रेजी में अक्षर हैं जिनको हमको घुमाने पे वो पहले जैसे ही दिखाई देंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से अक्षर होंगे? देखिएगा एच, ठीक भाई, एच को इसको एक सेकेंड भाई, ये हो जाएगा एच और हमारा क्या होगा आई और क्या हमारा निकल कर आएगा एन और हमारा होता है क्या एस और होता है हमारा एक्स और ओ को भी आप देख सकते हैं और जेड। इनको हम घुमाएंगे तो पहले जैसे ही दिखाई देंगे। एच है, इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो पहले जैसा दिखाई देगा। आई को 180 घुमाएंगे पहले जैसा दिखाएगा। 90 को 180 घुमाएंगे वैसा ही दिखाएगा। एस को घुमाएंगे ऐसा ही। एक्स ओ जेड को भी घुमाएंगे तो जस्ट जैसा पहले था वैसे अब भी दिखाई देगा। बात समझ गए होंगे। और एक होती है हमारी सममिति रेखा। सममिति रेखा का मतलब होता है किसी फिगर को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए और एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखा जाए तो पहले जैसा ही, एक सेकेंड, एक फिगर को, किसी भी फिगर को अगर दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है। देखिए घूर्णन सममिति दूसरी चीज होती है। घूर्णन सममिति का मतलब होता है कि किस किस एंगल पे घुमाया जाए कि वो पहले जैसा दिखाई देगा, वो होती है घूर्णन सममिति। और एक आता है हमारा सममिति रेखा। सममिति रेखा का मतलब होता है, जैसे हम एच को बारे में दिखाते हैं, सममिति रेखा का मतलब होता है इस एच को कहाँ कहाँ से हम बांट दें कि एक फिगर को, इस एच को ऐसे बीच से हमें ब्रेक करना होता है कि बटने के बाद एक फिगर को अगर दूसरे फिगर के ऊपर रखा जाए तो पूरी तरीके से ढक ले, वो हमारी होती है सममिति रेखा। और जबकि ये क्या कह रहा है घूर्णन सममिति। बात समझ में आ गई बात। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयतकार शीट के सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिए गए हैं। इस प्रकार शेष बची शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये बताना भाई। देखिएगा कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर लंबी क्या थी, एक 12 सेंटीमीटर लंबी एक आयत था जिसकी लंबाई क्या थी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या थी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग काट लिए गए। इसके सभी कोनों से क्या काट लिया जा रहा है 3-3 सेंटीमीटर का वर्ग कट रहा है। इधर से हम 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग कट कर लेते हैं, इधर से हम 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग कट कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये समझिएगा 3-3 सेंटीमीटर का, और इधर से हम 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग कट कर लेते हैं और इस कॉर्नर से भी हम 3 सेंटीमीटर का वर्ग कट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे कितने हैं 3-3 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है भाई। इसको आप देखिएगा ये सारे क्या हैं 3-3 सेंटीमीटर। बात समझ गए होंगे। अब एक चीज देखिएगा, इस आयत का पहले हम पता कर लेते हैं, पहले टोटल, इस आयत का पहले टोटल एरिया कितना रहा होगा पहले देखते हैं। स्टार्टिंग में टोटल एरिया कितना रहा होगा, तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 8। ये हो जाएगी जब ये आयत को काटा नहीं गया था तब, कटने के बाद इस ये था टोटल, जब अभी आयत को काटा नहीं गया ना तब की बात है। फिर इस आयत से टोटल कुल कितने रेक्टेंगल, इस आयत से टोटल कुल कितने स्क्वायर कट कर दिए गए 4। टोटल कुल कितने स्क्वायर कट किए गए हैं 4, 1 2 3 4, जिनकी साइडें कितनी हैं 3-3 सेंटीमीटर की। ये भैया ये वर्ग है ना, वर्ग के एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसकी साइडें क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे भी देखिएगा इसका निकालेंगे तो एरिया क्या होगा
3 का स्क्वायर, इसका निकालेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 इसका स्क्वायर, कितने बार निकालना है? 4 बार, तो उसने हमने मल्टीप्लाई किया 4 का। बाकी आप सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 3 तरीका 9, 9 चौका 36, और 96 से 36 घटा दिया जाए तो एरिया कितना निकल कर आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल कर आ जाएगा भाई? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले कितना था एरिया? 96 था, 4 वर्ग हमने क्या कर लिए? कट गए, तो बचा हमारा यही ना, जो बचा उसका एरिया कितना होगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा रेलगाड़ी पी स्टेशन, रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 6:40 पर चलती है और स्टेशन बी पर उसी दिन 21:30 पर पहुंच जाती है। ठीक है। रेलगाड़ी क्यू स्टेशन ए से 19:10 पर चलती है और अगले दिन 10:50 पर पहुंचती है। किस रेलगाड़ी ने अधिक समय और कितना अधिक समय लिया, हमें ये बताना भाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न। हम पहले पता कर लेते हैं किस रेलगाड़ी के बारे में, रेलगाड़ी पी के बारे में। रेलगाड़ी पी के बारे में हम देखते हैं कब वो 6:40 पर चली और पहुंची कब? 21:30 पे। तो 6:40 से 21:30 तक चलने में उसे कुल कितना समय लगा होगा? देखिएगा, या हम बोल सकते हैं 6:40 पर चली, इसको हम एक दिखा देते, अगला आप समझ जाइएगा भाई। 6:40 पर चलती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 7 बजने में अभी उसे कितने मिनट लगे होंगे? 20 मिनट। तब जाके कितना बजा? 7 बज गए। तब कितने बजे? 7 बजे। 20 मिनट चलेगी तो 7 बज जाएंगे। उसके बाद 21 तक जाना है, तो कहीं ना कहीं अभी उसे कुल कितने घंटे चलने होंगे? 14 घंटे और चलने होंगे भैया। 7 में 14 जोड़ेंगे तभी तो 21 होगा, तो 14 घंटे ट्रेन और चलेगी। प्लस कितना चलना होगा? 30 मिनट। प्लस कितना चलना होगा? 30 मिनट। इन सबको आप जोड़ दो, ये हमारा किस में है? 14 घंटे में। तो ये हो जाएगा 14 घंटे 20 और 30 50 मिनट। तो कहीं ना कहीं 14 घंटे 20 मिनट। रेलगाड़ी पी कितना चली होगी? 14 घंटे 50 मिनट। रेलगाड़ी कितना चली? 14 घंटे 50 मिनट चली। बात समझ में आ गई? 6:40 पर चली, 20 मिनट और चलेगी तो 7 बज जाएगा। 14 घंटे और चलेगी तो 21 बज जाएगा, और 50 मिनट और कितना एक्स्ट्रा चली थी? 30 मिनट। बाकी मिनट वाले को एक साइड और घंटे वाले को हमने एक साइड जोड़ लिया। ये हो गया हमारा किसकी? रेलगाड़ी पी के समय। अब बात और एक हमें बताना है किसका समय? रेलगाड़ी क्यू का भी टाइम हमें बताना है। ठीक है, रेलगाड़ी क्यू के बारे में देखिएगा, एक सेकेंड भाई। रेलगाड़ी क्यू के बारे में हम देखते हैं। अब हम किसके बारे में बताना? हमें रेलगाड़ी क्यू के बारे में बताना है। रेलगाड़ी क्यू 19:10 पर चलती है। चली कब भैया? 19:10 पर चली। कितना और चलेगी कि 20 बज जाएगा? कितना और चलेगी कि 20 बज जाएगा? तो आप कहोगे सर 50 मिनट और चलती तो 20 बज जाते। 20 तो हो गए, अब हमें चलना है 10 तक, तो 20 ये हो गया। 4 घंटे और चलेगी तो कितना बज जाएगा? 24। 4 घंटे और चलेगी तो 24। 24 के बाद भी कितना चलना है? 10 घंटे और, तो कहीं ना कहीं 10 घंटे वो जोड़ लेते हैं। प्लस कितना चलना है? 50 मिनट और चलना है। मिनट वाले को एक साइड हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50 मिनट और चलेगी। 1 मिनट समझिएगा भाई, फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा। 19:10 पर चलेगी थी तो 50 मिनट और चलती तो 20 बज जाते। 4 घंटे और चली तो कितना बज जाएगी? 24 बजेगा। तो कहीं ना कहीं अभी कितना और चली एक्स्ट्रा? 50 मिनट। इधर हम लिखते चले, दूसरे कलर से भी शो करते चल रहे हैं। चली कितना? 50 मिनट ये चली, 4 घंटा ये चली तो 24 बजी। 24 के बाद चलना कब तक? 10 बजे तक, तो 10 घंटे और चली। कितना चली? 10 घंटे और चली। फिर भी तो 50 मिनट एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं 50 मिनट और एक्स्ट्रा चले। ये हमारा टोटल चला ट्रेन 50 मिनट 50 मिनट, तो देखा जाए तो 100 मिनट वो हो जाएंगे, और 10 4 14 घंटे, तो कहीं ना कहीं 14 घंटे। और हम बोल सकते हैं कितना मिनट? 100 मिनट। 100 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट? 60, तो 60 इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 घंटे कितना मिनट? 40 मिनट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेलगाड़ी क्यों कितना चली? 15 घंटे 40 मिनट। सॉरी भाई, 1 सेकेंड, थोड़ा सा जल्दी में हो गया। 15 घंटे 40 मिनट कितना चली? 15 घंटे 40 मिनट। हमें बताना क्या था? किस रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया चलने में? किस रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया था? रेलगाड़ी क्यों ने समय लिया? कितने चला? ये 14 घंटे ली, ये 15 घंटे 40 मिनट ली। और कितना अधिक ली? अब इन दोनों को घटा देते हैं, तो 15 40 से इसको हम घटा दें, इसको रब कर दें या इधर ही लिख देते हैं भाई? चलो इधर देख लेते हैं भाई। देखिए
इसको हम घटा देते हैं। इसको हम किससे घटाना है? 14 घंटे 50 मिनट से हम घटा। ये रेलगाड़ी पी का समय है, ये किसका समय है रेलगाड़ी, इसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा, इनको हमको घटाना है, घटा देते हैं यहाँ से आप घटा दीजिएगा। ये हो जाएगा 40 मिनट, 40 से 50 जाएगा ना तो ये 15 घंटा, एक इधर आएगा तो 60 मिनट, और 60 40 100 मिनट, 100 मिनट में से 50 मिनट घटा देंगे तो 50 मिनट, कितना बचा? 50 मिनट। तो कहीं ना कहीं, और इधर हो जाएगा 0 हावर, इधर कितना बचा? 0 घंटे, या हम बोल सकते हैं सिर्फ कितना टाइम लगा होगा उसे? 50 मिनट ज़्यादा समय। कितना लगा उसे? 50 मिनट देखा जाए तो ज़्यादा समय लगा। तो रेलगाड़ी क्यू को पी से कितना घंटा समय ज़्यादा लगा? 50। रेलगाड़ी, किस रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया? रेलगाड़ी क्यू ने अधिक समय लिया। कितना समय ज़्यादा लिया? 50 मिनट ज़्यादा समय लिया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी हमारा क्या है भाई? सही है। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। बात समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाती है, वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाती है, तो वह एक सप्ताह में उस पथ पर कितना दूरी तय करेगी? किलोमीटर में बताना है। देखिएगा, एक वृत्ताकार पथ था, ठीक है, जो 400 मीटर लंबा था। तो मान लेते हैं यहाँ से चला, ऐसे चलते 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 आएगी तो 400 मीटर एक लंबा वृत्ताकार पथ था। उसने प्रतिदिन 3 चक्कर लगाए। एक दिन में वो कितना चक्कर लगा रही है? इधर हम लिख देते हैं, एक दिन में वो कितना चक्कर लगा रही है? 3 चक्कर। एक दिन में वो कितना चक्कर लगा रही है? 3 चक्कर। वृत्ताकार पथ का लेंथ कितना है भाई? 400 मीटर। कितना? 400। एक चक्कर में 400 मीटर, तो 3 चक्कर लगा रही एक दिन में, तो कहीं ना कहीं एक दिन में टोटल कितना चक्कर लगा देगी? 1200 मीटर। भैया एक चक्कर 400, दूसरा चक्कर 400, तीसरा चक्कर भी 400, तो टोटल देखा जाए एक दिन में कितना दौड़ लगा रही है? 1200 मीटर। कितना मीटर दौड़ लगा रही है? 1200 मीटर। हाँ, एक दिन में 1200 मीटर, तो 7 दिन में, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 1200। कितना हो जाएगा भाई? 7 गुणे 1200 कितना हो जाएगा? 7 गुणे 1200, 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा 12 सत्ते 8400 मीटर। कितना हो जाएगा? 8400 मीटर। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो 1000 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसको हमको किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। तो हम इसको जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर हम लिख देते हैं 8400 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8.4 किलोमीटर। कितना निकल कर आ जाएगा भाई? 8.4 किलोमीटर। 8400 मीटर को वैसे भी हम कितना बोलते हैं? 8.4 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है भाई। समझ गए होंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, सवाल आपको समझ आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। एक विद्यालय में समूह गान प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया। प्राप्त मतों के आधार पर इन समूह गानों ए, बी, सी और डी को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया, जिनके लिए वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 120, 80, 60 और 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने विद्यार्थियों ने समूह बी का गान किया होगा? ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी ने केवल एक ही गान किया, ठीक है। एक चीज देखिए कि एक पाई चार्ट में टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है? एक पाई चार्ट, या हम बोल सकते हैं एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हो जाएगा टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमारा एंगल देखा जाए तो टोटल एंगल था। टोटल एंगल अब किसके बराबर होगा? टोटल विद्यार्थियों के बराबर। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 540। तो एक ये हमारा रहा टोटल एंगल। टोटल एंगल बराबर किसके? टोटल विद्यार्थियों के। तो एक एंगल बराबर, या हम बोल सकते हैं 1 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा 540 बटा में 360। ये हो जाएगा 540 बटा में 360। हमें बताना है किसके? एंगल बी के बारे में। एंगल बी कितना है? 80 डिग्री। हमें एंगल किया दिया बी कितना दिया गया? 80 डिग्री। बस आप कट पिट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, कटते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसर, और 4 दूना के 8, और ये हो जाएगा 4 9 36। 9 से कट करेंगे तो 9 छक्का 54, ये हो जाएगा 60। तो 60 गुणे 20 कितना हो जाएगा?
120 डिग्री। तो कहीं ना कहीं एंगल बी कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 120 डिग्री का। एंगल बी कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 120 डिग्री का। भाई समझ गए भैया? टोटल विद्यार्थी कितने थे? 540, ठीक है। और टोटल एंगल कितना बना रहे थे? 360। तो 360 बराबर 540, तो 1 डिग्री बराबर 540 बटा में 360। हमें बताना था बी के बारे में, तो बी कितना डिग्री का एंगल बना रहा था? 80 का। बाकी सब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक दिए गए हैं या दर्शाए गए हैं। हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। पढ़ते हैं। कह रहा है जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम, ये अंग्रेजी के योगेश, जोसेफ, विनीता और देविका, ठीक है, अंग्रेजी में इतने नंबर पाए, गणित में इतने नंबर पाए हैं। फिर कह रहा है जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले। देखा जाए तो जोसेफ को अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा, बात सही है भाई। गणित में सबसे कम अंक मिल रहे हैं। गणित में देखा जाए तो जोसेफ को 68 मिले, सबसे कम तो योगेश को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले। तो पता करना होगा, पहले देखते हैं सबका टोटल नंबर। तो ये सब योगेश का टोटल नंबर देखा जाए तो 4 और 2 ये हो जाएगा 6, और 7 और 6 13। तो ये हो जाएगा टोटल योगेश का कितना नंबर? 136। इनका देखते हैं। जोसेफ का 8 5 13 और 7 7 14। तो ये हो जाएगा 143 नंबर। इनका देख लेते हैं भाई। विनीता का 9 9 18 और 7 7 14। इनका हो जाएगा 148 नंबर। देविका का, हमें किसका भी देख लेना अभी बाकी? देविका का। देविका का देखते हैं। 6 3 9 और 7 7 14। तो ये हो जाएगा इनका 149 नंबर। हमें बताना क्या था? देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर कुल अधिकतम अंक मिले। देखा था दोनों में सबसे अधिक अंक किसके हैं? देविका के हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी बी ही हमारा क्या है भाई? सही है। सबके तो 136 143 148 है, जबकि देविका के कितने हैं? 149 है, जो कि क्या है? सबसे ज्यादा नंबर है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। अगला सवाल देखिएगा। निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा, हमें ये बताना है। पैटर्न को देखते हुए बताना कि अगला क्या होगा, हमें ये बताना, ठीक है। देखिएगा, ये रहा ए बी सी डी। तो अगला क्या होगा भाई? ये अगला हमारा क्या होगा? ई आएगा, ठीक है। इसके आगे वाला देखते हैं। ए के आगे 1 है, फिर 4 है। तो कहीं ना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, फिर 3 का स्क्वायर, ये रहा 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25 होता है। ई के बाद वाला देखते हैं पीछे। ये रहा 1, फिर हो गया 8। 1 का क्यूब 1 होगा 8, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा, 3 का क्यू है 27, 4 का क्यू होगा 64। तो फिर 5 का क्यू कितना हो जाएगा? 125। तो कहीं ना कहीं अगला क्या होगा? 25 ही 125, 25 ई 125 कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें भाई, ठीक है। धन्यवाद।